नमस्कार, स्वागत है सलेशन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अग्निवीर बैच में। और आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे हम टॉप 15 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए लेके आते हैं, जो अग्निवीर बैच के अगले जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सीरीज में हम उन्हीं क्वेश्चंस का चयन करते हैं जो अग्निवीर के लेवल के या उस जो पीछे एग्जाम हुए हैं आपके आर्मी जीडी के, उनके एनालिसिस के बेसिस पे उसी लेवल का क्वेश्चन छाट के लाते हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो मेहनत करते हैं उनके लिए किस्मत के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है, बाकी कुछ भी नहीं। किस्मत भी आपका तब साथ देगी जब आप काम करेंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं है और इतना बड़ा कोई किस्मत लेके आया है कि वो कुछ ना करे और उसका सब कुछ होता रहे। ठीक है, तो सबको कुछ ना कुछ अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत ही आपको सफल बनाती है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है और इसका परिमाप 34 सेमी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या? सिंपल सा सवाल समझिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आपको दे रहे हैं कि किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल L into B दे रहा है 60। कह रहे हैं परिमाप का मतलब 2L plus B, परिमाप है 34, यानी L plus B बराबर 17। यानी लंबाई और चौड़ाई का योग 17 है और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 60 है। तो सीधा सीधा एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जोड़ो तो 17 आए और गुणा करो तो 60 है। इट मींस L कितना हो जाएगा 12 और B कितना हो जाएगा 5। लंबाई 12, चौड़ाई 5, लंबाई गुणित चौड़ाई 12 गुणित 5, 12 पंजे 60 और जोड़ेंगे तो 12 5 17। कोई तकलीफ नहीं ना। विकर्ण की लंबाई पूछे तो विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 12 और 5 है, तो इसका ट्रिपलेट कितना होता है? इसका ट्रिपलेट होता है 13। तो विकर्ण की लंबाई 13 आ जाएगी। आप सॉल्व भी कर लीजिए। तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और B स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 और 44 का 169 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये जो है आपका 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिएगा। इसलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई L into B 60 दिया है। कह रहे हैं कि इसका परिमाप 34 है, 2L plus B बराबर 34। यस, इसका ये 34 है, ठीक 34 है। तो L भी कितना हो गया 17 हो गया और L इज इक्वल टू 12 हो गया, B इज इक्वल टू 5 हो गया। क्लियर है। विकर्ण वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 13 है और 12 है और 5 है, तो ट्रिपलेट 13 होता है। तो 13 विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। लेकिन आपको फॉर्मूले में भी जाके निकाल सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट वैल्यू निकाल लेंगे तो वो विकर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि 2 वर्ष में 19,360 रुपए और 3 वर्ष में 21,296 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का एक सबसे बड़ा गुण आप ये जान लीजिए कि जो पिछले साल का मूलधन होता है, जो पिछले साल का मिश्रधन होता है, वही अगले साल मूलधन बनता है। ये जो 2 वर्ष बाद, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि अगर 2 वर्ष बाद कोई राशि 19,360 है तो ये 19,360 की राशि तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगी। तो देखो भैया, 3 साल के बाद राशि कितनी हो गई है 21,296 और 2 साल के बाद थी 19,360। यानी आप ये बात कह सकते हैं कि ये तीसरे साल का क्या है मूलधन है और ये 3 साल का मिश्रधन है। तो मिला कितना आपको ब्याज मिल गया 1936। घटा लेंगे इसको तो ये आपका ब्याज हो गया। और ये ब्याज किस मूलधन पर मिला है? ब्याज की दर पूछ रहे हैं तो दर R बराबर हो जाएगा। आपको ब्याज मिला 1936 कितने रुपए पर? 19,360 रुपए। यही तो मिश्र मूलधन है तीसरे साल के लिए। और 100 सॉल्व कर लेंगे आप तो ये R इज इक्वल टू 10%। इससे आसान कोई सवाल नहीं है। देखने में आपको बहुत गंभीर सवाल लगा है, लेकिन बहुत बहुत आसान सवाल है। बात को फिर से समझो। जैसे अगर आपने किसी को 100 रुपए दिया, सपोज चल रहे एग्जांपल के लिए, और आपको 1 साल के बाद 5 रुपया ब्याज मिला, तो दूसरे साल के लिए मूलधन कितना हो जाता है 105 रुपए हो जाता है।
इसी तरह से कह रहे हैं कि 2 वर्ष में कोई राशि 19,360 थी, तीसरे वर्ष में 21,296 हो गई। तो इसका मतलब है कि तीसरे साल के लिए मूलधन कौन था 19,360 और 19,360 बढ़ के हो गया कि 10 साल के बाद 21,296, अंतर निकालेंगे तो ब्याज 1936 रुपए, यानी ये तीसरे साल का ब्याज है। और तीसरे साल का मूलधन कितना है 19,360। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ब्याज की दर हो जाएगी 19,360 के बटा 1936 मूलधन बटा ब्याज बटे मूलधन 19,360, 10% आपका जाएगा ब्याज का दर। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी काम को ए 9 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में पूरा करते हैं। एबीसी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, यदि शेष काम ए ने पूरा किया हो तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है भाई। कह रहे हैं ए 9 बी 10 और सी 15, ठीक है। 90 एलसीएम हो गया भैया, ये 90 पूरा काम है। ए का एक दिन का काम 10, बी का एक दिन का काम 9 और सी का एक दिन का काम 6, ठीक है। अब 19 से 25 काम हुआ, 2 दिन तक दो ए और एबीसी ने मिलकर काम किया, यानी 50 काम हो गया। शेष कितना काम बचा, शेष कितना काम बचा, शेष काम बचा 40। 90 में से 50 जाएगा तो शेष बचेगा 90 माइनस 50 बराबर 40। तो ए शेष काम कितने दिन में पूरा किया, शेष काम ए ने, यदि शेष काम ए पूरा करते हैं तो कितने दिनों में वह काम करेगा। तो ये पूरा हो जाएगा 40 बटा ए का एक दिन का काम 10, ए का एक दिन का काम 10 है तो यानी 4 दिन में करेगा। कुल 2 दिन उधर हुआ, 4 दिन ये हो गया। तो कह रहे हैं पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 2 दिन इधर काम हुआ है, 4 दिन इधर, तो कुल समय बराबर हो जाएगा 2 + 4 बराबर 6, 2 + 4 बराबर 6 दिन में काम खत्म होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। फिर से समझ लो, कह रहा है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं है। कह रहे हैं कि सब देख लिया कि ए का एक दिन का काम ए 9 दिन, बी 10 दिन, सी 15 दिन, एलसीएम 90, ए का एक दिन का काम 10, बी का एक दिन का काम 9 और सी का एक दिन का काम 6, जोड़ दिया तो 1910 9 1925, और तीनों ने मिलकर, एबीसी ने मिलकर 2 दिन काम किया है, तो 25 काम 2 दिन तक किया है, तो कुल काम 50 हो गया। शेष काम 90 माइनस 50 बराबर 40 काम बचा, और 40 काम को ए पूरा करता है। तो ए एक काम 10 दिन में, रोज का काम 10 है, तो 40 काम करने में कितना दिन लेगा, 4 दिन लेगा। 4 दिन ये काम हुआ है और 2 दिन पहले काम हुआ है, कुल 6 दिन में काम समाप्त होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 2 गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। बिना पेन पेपर उठाए 1:8 को मार देना है, ठीक है। देखो भैया, एरिया का अनुपात, अगर एरिया का अनुपात A1 A2 1:4 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, R1 R2 कितना हो जाएगा 1:2, और 1:2 है R1 R2, तो V1:V2 बराबर 1:8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे भाई। एरिया देखो, रेडियस क्या है, 1 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल, एरिया 2 डायमेंशनल और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल। तो ये जो है ये रेडियस के लिए है, ये एरिया के लिए है, और ये वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए क्या कर दोगे, रेडियस का क्यूब करोगे, एरिया के लिए रेडियस का स्क्वायर कर दोगे, यही कॉन्सेप्ट चलता है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटा 30 मिनट की अवधि और 1 दिन का अनुपात क्या होगा। देखना, 4 घंटा 30 मिनट का क्या मतलब है, 9/2 घंटा, 9/2 घंटे और 24 घंटे का अनुपात क्या है, तो 9:48, 9:48 का मतलब हो गया 3:16, 3:16 का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि मूलधन और उस वर्ष के ब्याज के बाद का मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। मतलब समझ रहे हो आप क्या है, कहने का सेंस इनका ये है कि मूलधन, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10/12
12 है, तो यानी आप यहां से ये कह सकते हैं कि ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 2। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर 2 बटे मूलधन 10 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 20%। एक तो ये तरीका है। दूसरा शानदार तरीका ये है भैया कि 10 रुपया कितना हो जा रहा है, 12 रुपया हो जा रहा है। 10 रुपया कितना हो जा रहा है, 12 रुपए हो जा रहा है, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपए। तो 10 रुपए पे 2 रुपए ब्याज है, तो 100 रुपए पे कितना ब्याज आएगा, 20 रुपए ब्याज आएगा। तो दर यही 20% हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, बिना पेड पेपर का क्वेश्चन निपटा दोगे, निपटा दोगे बिना पेड पेपर का, कर लोगे ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक समखंडभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण के मापों का अनुपात क्या होगा। सीधा सीधा समझो सवाल क्या है। ज्यादा शेप बना दो, देख लीजिए बन जाए शायद, एक बार ट्राई करते हैं। ये समखंडभुज, ठीक है, ये समखंडभुज ही बनाने की मैं कोशिश कर रहा था। ये समखंडभुज है। अब देखो यार, समखंडभुज है तो इसका सब कोण कितना हो जाएगा इधर अंदर, 120। अगर इस लाइन को हम बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो कह रहा है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात, आंतरिक कोण हो जाएगा आपको 120 संबंधे 60, यानी 1 2 संबंधे, बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 22% की हानि पर बेची जाती है। एक वस्तु में दिक्कत हो तो फिर से समझ लो। देखो भाई ये है ना, इसका सब कितना हो जाएगा, 120 120 120 120। लेकिन जब बाह्य कोण की बात करोगे तो भुजा को बढ़ा दोगे तो बाह्य कोण बनेगा, और ये बाह्य कोण 60 का होगा। तो अंतः कोण कितना, 120, बाह्य कोण 60, तो अनुपात को संबंध है, यही बात है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा जाता है। 22% की हानि पर बेचा तो कितना हो गया, 78%। 78% बराबर ही दे रहे हैं 7020। तो कह रहा है क्या मूल्य 100% क्या होगा। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 बार कर रहा है, 78 9 790। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर 9000 आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9000। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक ट्रेन 130 मीटर लंबी है, वह 70 मीटर गुफा को 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चार्ज किमी प्रति घंटा मिल जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करिएगा भाई। ट्रेन जब किसी पुल प्लेटफॉर्म या गुफा को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल प्लेटफॉर्म या गुफा की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो एक दूरी कितनी हो जाएगी, 4 पूछा है, 4 बराबर दूरी बटा समय 130 प्लस 70 बटा 40। तो इससे आ जाएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 5 गुणित 18 बटा 5, 5 5 से खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 किमी प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे यहां तक कोई तकलीफ। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज के की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज। ठीक है, अब इस समचतुर्भुज में बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं,
कि एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है। तो दूसरा विकर्ण ऐसे बना लो, और एक भुजा भी 16 की है। ध्यान से समझो, ये लग रहा है गलत जगह में फिगर ड्रॉ कर दिया हूं, थोड़ा सा मैं आपको इधर कर बता देता हूं। ये 16 है और ये विकर्ण कितना हो गया 16, ठीक। और इसका ये विकर्ण भी 16 है, तो ये विकर्ण इसको क्या करता है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 8। और अब आप अगर इसकी बात करेंगे तो 16 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर हटाएंगे तो ये मिलेगा आपको, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और उसका आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बहुत सिंपल सा मामला ये बनेगा आपको कि आप इसको देखिए 16 16 256 माइनस 64 बराबर हो जाएगा आपको 192, और 192 का मतलब हो गया 64 करनी में 3, यानी 8 करनी 3, 8 करनी में 3। ये विकर्ण कितना हो जाएगा, ये साइड कितनी हो जाएगी 8 करनी में 3, तो D1 आपका हो जाएगा 16 और D2 हो जाएगा 16 कड़ी में 3, 16 कड़ी में 3, 16 कड़ी में 3। तो क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ D1 D2, यानी 1/2 गुणित 16 गुणित 16 कड़ी में 3, तो 16 का 16 16 बटा 128, 128 करने में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहां तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 350 रुपए है, वह 280 रुपए में उपलब्ध है, बताइए कि उस शर्ट को किस दर पर बट्टा दिया गया। बट्टे की दर पूछने के, डिस्काउंट कितना है, ध्यान देना, डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट कह रहे हैं कि भाई 350 का मामला था, 280 में दिया, यानी 70 की छूट हो गई, 70 की छूट 350 पे तो गुणित 100 बराबर ये 20%, बराबर ये 20%, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसको मैं और फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक नल एक तालाब को भरने में 3 घंटा लगाता है, जबकि नल भी उसे 6 घंटे भर सकता है। अगर दोनों एक साथ चालू हो, दोनों नल को चालू रखा जाए तो तालाब भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है कि एक नल 3 घंटे में भरता है और बी कितने देर भरता है 6 घंटे में, 6 3 18, 3 6 18, 6 3 18 9, यानी कुल भरने में 18/9, 2 घंटे में नलटंकी तालाब जो भी है भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसम 20 है और लसा 1120 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 8 संबंधित साथ है, तो बड़ी संख्या है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, समझो। अगर लसा दिया, अगर आपको मौसम पता है ना कि कैसे मानते हैं कि अगर HCF = 20 है तो संख्या क्या हो जाएगी 20x और 20y। तो HCF, ठीक है, 20x और 20y क्या संख्याओं का अनुपात, यानी 20x बटा 20y, या यूं कह लीजिए कि y बराबर हो जाएगा आपको क्या, x/y = 8/7। बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 20x, बड़ी संख्या क्या है 20x, इसका मतलब है 8 × 16 160, बड़ी वाली संख्या 160। कोई दिक्कत निकाल लोगे भाई, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि एक आदमी एक नदी की धारा के विपरीत 32 किमी की दूरी तय करता है, यदि धारा की दिशा में 48 किमी की दूरी तय करता है और प्रत्येक दिशा में 8 घंटे का समय लगता है, तो धारा का वेग क्या है। बहुत सिंपल समझने की कोशिश करो कि धारा के विपरीत 32 किमी जाने में अगर 8 घंटा लगता है तो धारा के विपरीत चाल क्या हो गई, धारा के विपरीत चाल हो गई, चाल बराबर दूरी बटा समय 32/8 बराबर हो गया 4 किमी प्रति घंटा धारा के विपरीत। और धारा के साथ 8 घंटे में 48, यानी 8 4 48 6,
अब कह रहे धारा की चाल, धारा की चाल निकालनी है तो दोनों का अंतर निकाल के 2 से भाग दे दो, ये धारा की चाल हो गई 1 किमी प्रति घंटा। नाव की चाल पूछते तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते 10/2 5 किमी प्रति घंटा। यानी धारा के अनुकूल चाल पता हो, धारा के विपरीत चाल पता हो, नाव की चाल निकालना हो। यदि आपको धारा के विपरीत चाल पता हो, आप धारा के विपरीत चाल ज्ञात कर लीजिए और धारा के अनुकूल चाल ज्ञात कर लीजिए। पता चल गया आपको धारा की विपरीत चाल 4 किमी प्रति घंटा और धारा के साथ चाल 6 किमी प्रति घंटा, पता चला ना आपको? ठीक है, ठीक है। धारा की विपरीत चाल क्या हो गई भाई? 6 किमी प्रति घंटा और धारा के साथ चाल 6 किमी प्रति घंटा। तो दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग दे देंगे तो नाव की चाल आ जाएगी और दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो ये धारा की चाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाला कोण होगा। ध्यान देना, बहुत सिंपल सा सवाल बनेगा ये। कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो देखो एक वृत्त बनाओ, वृत्त बन गया। वृत्त में ये सेंटर है, सपोज कर लो। अब एक जीवा है खींची जाती है, एक जीवा खींची गई है जो कि त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या तो ये भी है, और तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए। ये 60 अंश, ये 60 अंश और ये 60 अंश, 3 भुजाएं हैं, तीनों 60-60 अंश। तो इसी से केंद्र पर जो कोण बनेगा ये क्या होगा? सेंटर, केंद्र पर बना कोण इस पर बने कोण के आधा, ये आधा होगा। अगर ये 60 है तो ये कोण कितना होगा? 30 अंश। ये कोण 30 अंश हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कर लोगे ना? यही मैं बता रहा हूं। क्लियर है भाई? तीनों भुजाएं बराबर हो गई, क्योंकि दोनों त्रिज्या है और तीनों भुजाएं जब बराबर हो गई तो इसका तीनों कोण 60 अंश हो गए और ये कोण केंद्र पे बना कोण 60 अंश है, तो वृत्त पर बना कोण उसका आधा होगा, यानी कितना होगा? 30 अंश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। ठीक है, सलेशन गुरु जी के अग्निवीर बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी अग्निवीर के टॉप 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज में। चैप्टर वाइज कंटेंट हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखते रहिए और वहां से भी तैयारी करते रहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप चैप्टर वाइज कंटेंट को तैयार करिए। ठीक है, अगर चैप्टर वाइज आपने तैयारी कर ली तो फिर जो ये आपका प्रैक्टिस सीरीज है ना, ये करने में बहुत मजा आने वाला है। सबसे ज्यादा मजा आपको तभी आएगा जब आप 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के किसी एग्जाम में पता चले कि आप 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे ही बिना पेन पेपर उड़ा दिए। और बिना पेन पेपर क्वेश्चन तभी उड़ा पाओगे जब चैप्टर वाइज कंटेंट से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और प्रैक्टिस वाले सेशन से आप अपना स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए सलेशन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।